हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू वाइड इन्फ्यूजन बाय ट्राइम्फ एकेडमी। आज है आपका बिजनेस रिसर्च मेथडोलॉजी की थ्योरी का लास्ट यूनिट। आज कर देंगे हम इसकी थ्योरी ख़त्म। सिर्फ आपके यूनिट 4 नंबर के अंदर कुछ ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जिनको हम अभी बाद में देखेंगे। तो ये जो लास्ट यूनिट है ये होता है बस आपका 10 मार्क्स का। ठीक है, आज करते हैं इसको ख़त्म। और बिज़नेस रिसर्च मेथडोलॉजी यानी जो कि भी आपका डीएससी का जो एग्ज़ाम है उसको एग्ज़ाम होने से पहले आपको मेरे करा देने हैं 2000 सब्सक्राइबर। ठीक है ना, ये आपका काम है, मेरा काम है आप तक वीडियो पहुंचाना, आपका काम है मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाना। तो आप सब्सक्राइब कर दो और करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। और जिसको भी नोट्स चाहिए वो उसको पता है कहाँ जाना है। ठीक है, टेलीग्राम कर लेंगे, वहाँ चले जाओ। करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले समझते हैं रिपोर्ट होती क्या है। रिपोर्ट इज़ अ फॉर्मल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन रिसर्च। यानी कि ये फॉर्मल तरीका है किस चीज़ का, जितनी भी हमने इन्फॉर्मेशन अपनी रिसर्च से कलेक्ट की है उसको एक फॉर्मल वे में शो करना क्या कहलाया जाता है, रिपोर्ट कहलाया जाता है। जो भी हमारी एनालिसिस थी, रिसर्च थी, ऑब्जर्वेशन थी, उसको फॉर्मल वे में प्रेजेंट करना हमारा रिपोर्ट कहलाया जाता है। किस चीज़ में हेल्प करती है हमारी, कम्युनिकेटिंग फाइंडिंग्स, यानी जो भी हमने चीज़ निकाली है ढूंढ कर, जो भी हमारी फाइंडिंग्स हैं, कॉन्क्लूजन हैं, जितने भी हमारी रिकमेंडेशन हैं, उनको हम क्लियरली तरीके से और सिस्टमेटिक तरीके से कम्युनिकेट कर दें, सामने वाले को समझा दें। तो ये क्या होती है, हमारी रिपोर्ट होती है। अब अलग अलग टाइप की रिपोर्ट होती है बिज़नेस के अंदर जो है, अलग अलग टाइप की रिपोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले आती है रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट का पर्पस क्या होता है, जितनी भी हमने रिसर्च स्टडी करी है उसकी फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करना इसका मेन पर्पज़ होता है। इसके अंदर कंटेंट क्या होता है, सबसे पहले इसके अंदर आएगा इंट्रोडक्शन, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स आएंगे कि क्या इसके अंदर हमने सर्च करना था, मेथोडोलॉजी क्या क्या यूज़ की गई, जो डेटा एनालिसिस किया गया वो, उसके बाद रिजल्ट, फिर कंक्लूजन एंड लास्ट के अंदर हम लिखेंगे रेफरेंस। एग्जांपल क्या हो गया, इसके अंदर हमने एक रिपोर्ट बनाई जो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर दिखा रहा है एक डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो इस टाइप की रिपोर्ट क्या कहलाई जाएगी, हमारी रिसर्च रिपोर्ट कहलाई जाएगी। उसके बाद आती है टेक्निकल रिपोर्ट। इसका मेन पर्पज़ ये होता है जितनी भी टेक्निकल डिटेल्स हैं किसी भी, या फिर कुछ भी टेक्निकल डिटेल या फिर प्रोसेसेस किसी भी प्रोजेक्ट या फिर प्रोडक्ट से रिलेटेड डिस्क्राइब करना टेक्निकल रिपोर्ट का काम होता है। इसके अंदर कंटेंट क्या होता है, इसके अंदर हम जितने भी मेथड यूज़ किए गए हैं उन डिटेल मेथड को लिखते हैं, स्पेसिफिकेशंस को लिखते हैं, सारे फार्मूलाज को लिखते हैं, जो टूल यूज़ किए गए हैं उनके बारे में लिखते हैं, और जो भी हमारे टेक्निकल आउटकम्स हैं वो बताते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या आ गया कि अ रिपोर्ट ऑन द टेक्निकल परफॉर्मेंस ऑन आ न्यू मशीन, यानी कि एक रिपोर्ट बनाई गई टेक्निकल परफॉर्मेंस पर, जो भी हमारी नई मशीन हम लेकर आए हैं मार्केट के अंदर तो वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई गई। ठीक है, अब अगली उसके बाद आती है, वो आती है हमारी बिज़नेस रिपोर्ट। बिज़नेस रिपोर्ट का पर्पस क्या होता है, ये हमारी डिसीजन मेकिंग के अंदर मदद करती है। जो भी हमारी बिज़नेस सिचुएशन चल रही है या फिर बिज़नेस के अंदर जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको एनालाइज करने में, डिसीजन मेकिंग करने में हमारी ये मदद करती है। इसके अंदर क्या क्या कंटेंट होगा, एग्जीक्यूटिव समरी होती है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है, डेटा एनालिसिस होते हैं, उसके बाद सोल्यूशन होता है, और लास्ट के अंदर इसके अंदर रिकमेंडेशन दे रखी होती है। इसके अंदर एग्जाम्पल क्या दे रखा है, अ सेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, या फिर कोई सी भी मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट, या फिर किसी भी चीज़ की सेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट हमारी बिजनेस रिपोर्ट कहलाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट। इसका मेन पर्पस क्या होता है, फैक्ट्स बताना कि मतलब बिना किसी एनालिसिस और रिकमेंडेशन के सिर्फ फैक्ट बताना हमारा होता है इसका काम इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट का। इसके अंदर कंटेंट क्या होता है, सिर्फ डेटा आएगा इसके अंदर और कुछ नहीं आएगा, ऑब्जर्वेशन आएंगे और जितना भी डिस्क्रिप्शन है इवेंट का वो आएगा। एग्जाम्पल क्या होगा, किसी भी अटेंडेंस रिपोर्ट जो हो गई वो एक टाइप की इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट हो गई, या फिर मंथली सेल रिपोर्ट, ये भी एक टाइप की इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट हो गई। क्योंकि इसके अंदर सिर्फ डेटा आ रहा है, इसके अंदर हम कुछ एनालाइज नहीं कर रहे हैं नई चीज़। या फिर कस्टमर फीडबैक रिपोर्ट जो होगी हमारी, इस टाइप की जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे, जो सिर्फ फैक्ट बताए, उस टाइप की रिपोर्ट को हम बोलेंगे इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट। एनालिटिकल रिपोर्ट, इसका मेन पर्पज़ होता है जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको एनालाइज करना, उसको उसके अंदर जो भी डेटा है उस चीज़ को इंटरप्रेट करना, और उसके बाद में लास्ट के अंदर रिकमेंडेशन देना। ये सब चीज़ें करने के बाद इसके अंदर कंटेंट क्या होता है, इसके अंदर डेटा भी होगा, साथ साथ उनके कंक्लूजन भी होंगे। जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस रिपोर्ट, ये एक टाइप की हमारी एनालिटिकल रिपोर्ट होगी। फीजिबिलिटी रिपोर्ट ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट, ये भी हमारी एक टाइप की क्या होगी, एनालिटिकल रिपोर्ट होगी। फिर उसके
उसके बाद जो आती है हमारी वो आएगी स्टैच्यूटरी रिपोर्ट। इसका मेन पर्पस क्या होगा, ये जो है गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रेगुलेशन और लॉ के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड है। ये जो हमारी स्टैच्यूटरी रिपोर्ट होती है इसके अंदर कंटेंट क्या होते हैं, हमारे जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट होते हैं एंड इंक्लूड लीगली रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, जितनी भी लीगली इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड होती है वो इसके अंदर चीज़ें आती हैं। इसका एग्जांपल क्या आ गया है, जो एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट है गवर्नमेंट ने लीगल का मतलब बोल ही रखा है कि हर कंपनी को ये देनी ही देनी है, या फिर जो कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट हैं जो हमेशा सबमिट करनी ही होती है, या फिर जितनी भी CSR की रिपोर्ट्स हैं ये सरकार ने क्या कर रखी है, ये सारी मैंडेटरी कर रखी हैं हर कंपनीज़ के लिए कि अगर आप इतने एलिजिबल हो तो आपको ये सब चीज़ें क्या करनी है, हमें सबमिट करनी है। तो इस टाइप की रिपोर्ट क्या कहलाई जाएगी, हमारी स्टैच्यूटरी रिपोर्ट। नॉन स्टैच्यूटरी रिपोर्ट ये लॉ के अंदर रिक्वायर्ड नहीं है, ये हम खुद बनाना चाहें, वॉलंटरी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जैसे इंटरनल प्रोग्रेस रिपोर्ट है, ये सरकार ने नहीं बोल रखी कि आपको बनानी है, बट हमारा दिल है तो हम बना देते हैं। या फिर एम्प्लॉयर सेटिस्फेक्शन रिपोर्ट है, अपनी कंपनी के अंदर के लिए बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और उसके बाद आती है हमारी पीरियोडिक रिपोर्ट, जो हमें मंथली, क्वार्टरली या फिर ईयरली सबमिट करनी होती है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद। उस टाइप की रिपोर्ट को बोलेंगे हम पीरियोडिक रिपोर्ट। इसके अंदर इसका मेन कंटेंट क्या होता है, ट्रैक प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस ओवर टाइम की, मतलब मान लीजिए कि इसका एग्जांपल क्या लेना, मंथली सेल रिपोर्ट, कि हर महीने जो हमें सेल्स रिपोर्ट देनी है तो मंथली है ना, मंथली के अंदर आपको हर महीने ये जमा करनी पड़ेगी। या फिर क्वार्टरली परफॉर्मेंस रिव्यू, हर 3 महीने बाद आपको परफॉर्मेंस रिव्यू सबमिट करना पड़ेगा, जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद रिपोर्ट सबमिट की जाए। बेसिकली वो क्या कहलाई जाती है, आपकी पीरियोडिक रिपोर्ट कहलाई जाती है। फॉर्मल रिपोर्ट आती है, इसके अंदर डिटेल एंड स्ट्रक्चर रिपोर्ट फॉर ऑफिशियल पर्पस, किसी भी ऑफिशियल पर्पस के बारे में डिटेल और स्ट्रक्चर रिपोर्ट हमारी क्या कहलाई जाएगी, फॉर्मल रिपोर्ट कहलाई जाएगी। इसके अंदर कंटेंट क्या होगा, सबसे पहले होगा इसके अंदर टाइटल पेज, फिर उसके बाद होगा टेबल ऑफ कंटेंट, फिर स्ट्रक्चर सेक्शन एंड लास्ट के अंदर रेफरेंसेस इसके अंदर दिए गए होंगे। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, डिसर्शन। डिसर्शन एक टाइप की हमारी फॉर्मल रिपोर्ट होती है। रिसर्च थीसिस या फिर जितनी भी हमारी गवर्नमेंट रिपोर्ट होती हैं, इस टाइप की रिपोर्ट्स हमारी क्या कहलाई जाती हैं, फॉर्मल रिपोर्ट्स कहलाई जाती हैं। इनफॉर्मल रिपोर्ट्स जो हमारी शॉर्ट और डायरेक्ट हों उस टाइप की रिपोर्ट होंगी हमारी इनफॉर्मल रिपोर्ट। ये सिर्फ इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती हैं। इसके अंदर कंटेंट जो होगा ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में नहीं होता, ये या तो मेमो या फिर ईमेल की फॉर्म में हमारे पास आ जाती हैं। जैसे कि हमें मैनेजर को कुछ अपडेट देना है तो हमने वो ईमेल के थ्रू कर दिया, या फिर शॉर्ट स्टेटस रिपोर्ट देनी है, तो इस टाइप की रिपोर्ट जो क्या कहलाई जाएंगी, हमारी इनफॉर्मल रिपोर्ट। तो अब आ गई समरी टेबल, रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है, अलग अलग टाइप की हमने पढ़ ली। मुझे ख्याल है मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, बस हम उनके नाम एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन सी थी। रिसर्च रिपोर्ट थी, टेक्निकल रिपोर्ट थी, बिजनेस रिपोर्ट थी, इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट थी। उसके सामने इनके फीचर्स और एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, ये वही एग्जाम्पल और वही फीचर्स हैं जो हम ऊपर पढ़कर आ चुके हैं। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप देख सकते हैं। बिजनेस रिपोर्ट के बाद आ गई हमारी इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट, एनालिटिकल रिपोर्ट, स्टैच्यूटरी रिपोर्ट, नॉन स्टैच्यूटरी रिपोर्ट, पीरियोडिक रिपोर्ट, फॉर्मल रिपोर्ट, इनफॉर्मल रिपोर्ट, ठीक है ना। अब रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, रिपोर्ट राइटिंग एक पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग रिसर्च फाइंडिंग्स इन क्लियर लॉजिकल एंड स्ट्रक्चर फॉर्मेट। यानी कि जितनी भी हमारी फाइंडिंग्स होती हैं, ठीक है, रिसर्च करने के बाद उसको क्लियर वे में, उसको लॉजिकल वे में, उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करना और प्रेजेंट करना, ये हमारा क्या इस काम को हम क्या बोलते हैं, रिपोर्ट राइटिंग। सो दैट कैन ईजिली अंडरस्टैंड द रिसर्च, इट्स रिजल्ट एंड कंक्लूजन। तो इससे क्या होगी, जो और लोग हैं जो हमारी रिपोर्ट को पढ़ें वो भी उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है ना। इस वजह से क्या की जाती है, रिपोर्ट राइटिंग की जाती है। अब स्टेप्स क्या क्या आते हैं हमारे रिपोर्ट राइटिंग के अंदर। सबसे पहले आता है डिफाइन द पर्पस ऑफ रिपोर्ट, कि जो हम रिपोर्ट बना रहे हैं उसके पीछे का मेन पर्पस क्या है। अंडरस्टैंड वाई यू आर राइटिंग द रिपोर्ट एंड हु विल रीड इट। सबसे पहले तो हमें ये पता लगना चाहिए कि हम ये जो बना रहे हैं रिपोर्ट, ये क्यों बना रहे हैं और इसको कौन पढ़ेगा, ठीक है। और अगर हमें पता ही नहीं है कि हम क्यों बना रहे हैं, कौन पढ़ेगा, तो रिपोर्ट का कुछ फ़ायदा नहीं है। इसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव को पहले क्लियरली डिफाइन करेंगे कि किस वजह से हो रहा है ये। जैसे कि हमें पता करना है कि ऑनलाइन मार्केटिंग का कस्टमर बिहेवियर पर क्या फ़र्क पड़ता है, तो हमारा ये क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा तो, या फिर पर्पज़ होगा। तो सबसे पहले हम पर्पज़ डिफाइन करेंगे। उसके बाद टारगेट ऑडियंस देखेंगे कि कौन हमारी रिपोर्ट को पढ़ेगा। तो वो कोई भी हो सकता है, हमारी कंपनी का मैनेजर हो सकता है, रिसर्चर हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकता है, या फिर कोई भी जनरल रीडर हो सकता है।
इस हिसाब से हम अपनी जो रिपोर्ट है उसकी टोन सेट करेंगे, उसकी लैंग्वेज लिखेंगे और उसी हिसाब से उसके अंदर रिपोर्ट के अंदर डिटेलिंग देंगे। फिर करेंगे हम अपना कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज डेटा। अब हम दोनों टाइप के डेटा यूज़ कर सकते हैं, प्राइमरी डेटा भी और सेकेंडरी डेटा भी, और फिर उस डेटा को लॉजिकली ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि हम उसको ईजिली एनालिसिस कर पाएँ। एनालाइज द डेटा, यूज़ स्टैटिस्टिकल टूल। इसके अंदर हम फिर स्टैटिस्टिकल टूल का इस्तेमाल करेंगे, जैसे मीन का, स्टैंडर्ड डेविएशन का, ग्राफ्स वगैरह का, ताकि उससे जो है हमारे डेटा की थोड़ी सेंस बने, वो थोड़ा ठीक लगे। और फिर हम पैटर्न्स फाइंड करेंगे, ट्रेंड्स फाइंड कर देंगे और रिलेशनशिप फाइंड करेंगे जो भी हमारे रिसर्च क्वेश्चंस हैं उन सब के बीच में। फिर एक आउटलाइन बनाएंगे, उसके अंदर उसका एक ड्राफ्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे, लेंगे जो भी हमारी रिपोर्ट थी उसके अंदर हम जो मेन सेक्शन थे सब तो इंक्लूड करेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन, मेथडोलॉजी, डेटा एनालिसिस, फाइंडिंग, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। तो इस टाइप की एक आउटलाइन उसकी हम क्रिएट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट ड्राफ्ट लिख लेंगे, यानी कि सेक्शन बाय सेक्शन उसे बांट देंगे और अपना सिंपल और क्लियर लैंग्वेज के अंदर उसको लिखते चलेंगे और उसके अंदर एक लॉजिकल फ्लो को लेके चलेंगे, यानी कि हर सेक्शन एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए, यानी कि पहले एक स्टेप फिर दूसरा स्टेप। तो एक तरीके से सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, एक दूसरे से कनेक्ट होनी चाहिए। फिर उस चीज़ को हम रिव्यू एंड रिवाइज करेंगे, उस जो ड्राफ्ट था उसको एडिट करेंगे, रीड करेंगे, ताकि हम चेक कर पाएँ कि उसके अंदर कुछ गलती तो नहीं है, कुछ एरर तो नहीं है, कुछ अनक्लियर सेक्शन तो नहीं रहेगा, या फिर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है जो कि हमने छोड़ दी, या फिर कहीं ग्रामेटिकल एरर हो, कहीं ग्रामर सही नहीं करी हो, कहीं पर फॉर्मेट ठीक ना हो, कहीं पर कंसिस्टेंसी ख़राब हो रही हो। तो इस वजह से उसका रिव्यू करेंगे और एक बार रिवाइज करेंगे ताकि हम सारी गलती चेक कर लें सबमिट करने से पहले। फिर लास्ट में अपनी रिपोर्ट को फाइनलाइज करेंगे, उसके अंदर फाइनल टचेस दे देंगे, जैसे एक टाइटल पेज लगा दिया, टेबल ऑफ कंटेंट्स लगा दिया, लास्ट के अंदर रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी ऐड कर दिया, अपेंडाइसिस अगर ज़रूरत हुई तो लगा दिया, वरना नहीं। हम ये इंश्योर करेंगे जो भी हमने राइटिंग करी है वो पूरी जो है फॉर्मेटिंग वगैरह जितनी भी की है वो क्लीन एंड प्रोफेशनल वे में की गई हो। फिर उस रिपोर्ट को हम कर देंगे सबमिट, यानी जिसको भी हमें रिपोर्ट देनी है हम उसको प्रेजेंट कर देंगे। तो समरी टेबल के आगे सबसे पहले पर्पस डिफाइन करेंगे, फिर ऑडियंस आइडेंटिफाई करेंगे, डेटा कलेक्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर उस डेटा को एनालाइज करेंगे, आउटलाइन बनेंगे, सबसे पहले अपना ड्राफ्ट लिखेंगे, फिर रिवाइज करेंगे, उस चीज़ को रिव्यू करेंगे, उसका एक बार फिर रिपोर्ट को फाइनलाइज करने के बाद सबमिट कर देंगे। तो फॉर्मेट क्या होता है एक रिसर्च रिपोर्ट का, तो अ रिपोर्ट फॉर्मेट रिफर टू द स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, यानी कि फॉर्मेट क्या होगा, एक टाइप के स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ही होगा। अगर एक अच्छा फॉर्मेट होता है किसी भी रिपोर्ट के अंदर तो हम क्या समझते हैं कि वो रिपोर्ट क्या है, क्लियर है और प्रॉपर फ्लो में चल रही है और ईजी टू अंडरस्टैंड रिपोर्ट है वो, ठीक है। तो टिपिकल फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले तो प्रीलिमिनरी सेक्शन आता है हमारा, ठीक है, जिसके अंदर हमारा टाइटल पेज आएगा, जिसके अंदर हम टाइटल ऑफ द रिपोर्ट लिखेंगे और रिसर्चर वगैरह का नाम या फिर ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन वगैरह का नाम। आपने रिपोर्ट बनाई होगी इस सब्जेक्ट के अंदर तो सबका ही टास्क था, जिसको ये जिसके पास ये सब्जेक्ट है तो आपने एक टाइटल पेज उसके अंदर बनाया होगा, तो ये जिसको क्या बोलते हैं हम प्रीलिमिनरी सेक्शन। और जिस डेट को सबमिट कर रहे हैं वो लिखेंगे, फिर एक सर्टिफिकेट लगाएंगे अगले पेज के ऊपर जिसके अंदर सुपरवाइज़र या फिर इंस्टीट्यूशन के साइन होंगे कि ये रिपोर्ट जो है वो क्या है ऑथेंटिक रिपोर्ट है। फिर एक एक्नॉलेजमेंट का पेज लगाएंगे, यानी उन लोगों को थैंक्स करने के लिए जिन्होंने इस रिसर्च को करने में हेल्प की। फिर उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे, यानी कि एक टाइप की जो इंडेक्स ही होती है, चैप्टर बाय चैप्टर और पेज नंबर उसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी। फिर लिस्ट ऑफ टेबल एंड फिगर बनाएंगे, ये ऑप्शनल है, अगर इसको हमें ऐड करना है तो कर सकते हैं वरना नहीं। इसके अंदर सारी चीज़ों के नाम और पेज नंबर वगैरह लिखे हुए होंगे, ग्राफ और चार्ट्स वगैरह के। फिर उसके बाद हमारी मेन बॉडी स्टार्ट होगी। सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में के अंदर हम जो टॉपिक है उसके बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारी स्टडी का ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में लिखेंगे और इस चीज़ का स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इस रिसर्च की उसके बारे में बताएंगे। और रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस इंट्रोडक्शन के अंदर ही हम बता देंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे हम इसके अंदर लिटरेचर रिव्यू, जितना भी हमने लिटरेचर रिव्यू करा है, यानी कि जो भी हमने इसके अंदर पास्ट रिसर्च का यूज़ करा है, जितनी भी पुरानी थ्योरीज़ का यूज़ करा है अपने टॉपिक से रिलेटेड, वो सब चीज़ें डालेंगे। रिसर्च मेथडोलॉजी बताएंगे कि हमारी रिसर्च किस टाइप की है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, कौन सा मेथड हमने यूज़ करा है, सैम्पलिंग मेथड यूज़ करा है या फिर हमने सैम्पल का साइज़ कितना लिया है, डेटा कलेक्शन के कौन कौन से टूल थे, हमने सर्वे करा लोगों का या फिर इंटरव्यू करा, डेटा एनालिसिस किस किस मेथड से करा, तो ये सब चीज़ें हम लिखेंगे अपनी रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर। फिर उसके बाद डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के बारे में लिखेंगे, जो भी हमने ग्राफ
ग्राफ्स बनाए थे, टेबल बनाए थे, चार्ट्स बनाए थे, वो सब इस पार्ट के अंदर हम ऐड कर देंगे। हर फाइंडिंग्स की एक्सप्लेनेशन देंगे और एक फाइंडिंग्स को दूसरी फाइंडिंग्स से किस तरीके से कनेक्टेड है वो भी इसी चीज़ के अंदर बताना पड़ेगा। फिर लास्ट के अंदर हम देंगे फाइंडिंग एंड डिस्कशन, यानी कि जो भी हमारा की रिज़ल्ट आया उस चीज़ की एक शॉर्ट समरी देंगे और इंटरप्रेट करेंगे कि हमें क्या चीज़ समझ में आई है अपनी रिसर्च करने के बाद, और उसको कंपेयर करेंगे जो पहले स्टडीज़ हो चुकी हैं उन चीज़ों से। फिर उसके बाद हम निकाल लेंगे अपना लास्ट के अंदर कंक्लूजन के अंदर हम अपनी मेन फाइंडिंग को समराइज़ करके लिख देंगे और उसके बाद जो भी हमारा रिसर्च का ऑब्जेक्टिव था, जो अचीव कर लिया हमने रिसर्च के बाद, उसके बारे में लिखेंगे और अगर कहीं लिमिटेशन रह गई है तो उसके बारे में इसके अंदर लिखा जाएगा। और इस रिकमेंडेशन लास्ट के अंदर क्या क्या आएंगी कि ये लास्ट के अंदर रिकमेंडेशन डाल देंगे कि ये सजेशन है कि बिज़नेस के लिए या फिर पॉलिसी मेकर के लिए, फ्यूचर रिसर्चर के लिए क्या सजेशन देना चाहते हो वो लास्ट में एज अ रिकमेंडेशन आप ऐड कर सकते हो। और एंड मैटर जो आएगा, जिसको हम बैक मैटर भी बोलते हैं, उसके अंदर सबसे पहले लिखेंगे हम बिब्लियोग्राफी या फिर रेफरेंसेस, यानी जिन भी बुक्स, जर्नल, वेबसाइट और रिपोर्ट्स का इसके अंदर यूज़ किया गया है उन सब चीज़ों का नाम लिखेंगे। अपेंडाइसिस लिखेंगे, जो भी हमने एडिशनल मटेरियल यूज़ करा है इस रिसर्च को करने के लिए, जैसे क्वेश्चन है, इंटरव्यू जो करा है, रो डेटा वगैरह, वो सब चीज़ें अपेंडाइसिस के अंदर ऐड करेंगे। फिर हम उस रिपोर्ट की प्रेजेंटेशन करेंगे। तो प्रेजेंटेशन हमारी उस रिपोर्ट की अच्छी होनी चाहिए, हमारा राइटिंग स्टाइल अच्छा होना चाहिए, रिपोर्ट क्लियर, सिंपल और फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर लिखी गई हो, उसके अंदर किसी स्लैंग का इस्तेमाल या फिर किसी इमोशनल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं हुआ हो, सारी चीज़ें उसके अंदर ऑब्जेक्टिव हों और न्यूट्रल हों। और फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस, यानी गाइडलाइंस बिल्कुल फॉर्मेटिंग वे में हो, यानी कि उसके अंदर हम हेडिंग का यूज़ करेंगे और उसके नीचे सब हेडिंग लगाएंगे ताकि वो सारी चीज़ स्ट्रक्चर्ड में रहे। और जो फ़ॉन्ट रखना है वो हमें रखना है टाइम न्यू रोमन। ये जो आपको बनाने हैं ना, ये जो आपने रिपोर्ट बनाई होगी, ये आपने उसमें बनाई होगी MS वर्ड के अंदर, तो MS वर्ड के अंदर ही ये चीज़ें होती हैं कि फ़ॉन्ट क्या रखना है, साइज़ क्या रखना है, लाइन के बीच में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें जो है ज़्यादातर आपका प्रैक्टिकल पार्ट था, ठीक है ना। तो ये उसके बारे में बस थोड़ी बहुत थ्योरी दे रखी है और विजुअल्स का यूज़ करेंगे, टेबल, चार्ट्स, बार ग्राफ, ठीक है, इन सब चीज़ों का हम यूज़ करेंगे। तो इस चैप्टर को मैं जल्दी ख़त्म करवा देता हूँ। इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ 10 मार्क्स का ये चैप्टर है। अपनी रिपोर्ट को एक प्रोफेशनल लुक देंगे, उसका एक कंसिस्टेंट लेआउट बनाएंगे, बुलेट पॉइंट का उसके अंदर यूज़ करेंगे, ग्रामर और स्पेलिंग चेक करेंगे। तो ये इसकी समरी टेबल आ गई। आई होप आप लोग ये रीड कर लोगे, इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद आता है रेफरेंसिंग का मतलब होता है उन चीज़ों को क्रेडिट देना जिन सोर्सेज का हमने इस्तेमाल करा है, या फिर जैसे कि हमने कोई बुक पढ़ी, आर्टिकल पढ़ा या फिर वेबसाइट पढ़ी और उसका इस्तेमाल अपनी रिपोर्ट के अंदर करा, तो और उस चीज़ के बारे में हमने लिख दिया, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, रेफरेंसिंग करी है कि हमने, ठीक है ना। उसके बारे में हमने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया कि हमने ये चीज़ यूज़ करी है। तो इससे क्या होता है, प्लेगरिज्म क्या होता है, अवॉइड होता है, यानी कि बिना किसी की परमिशन के हम कॉपी नहीं कर सकते ना। तो हमने एक तरीके से उनके बारे में लिखकर हमने पहले ही बता दिया कि ये जो है हमने ये चीज़ वहाँ से ली है, और इससे हमारे वर्क की क्रेडिबिलिटी पता लगेगी कि हमने खुद कितनी चीज़ें पता लगाई और खुद दूसरी चीज़ें कहाँ से उठाई हैं। और इससे लोगों को भी ये चीज़ वेरीफाई करने में, जो उसका रियल रिसर्च सोर्स था, वो चीज़ वेरीफाई करने में आसानी हो जाएगी। अब अलग अलग टाइप के रेफरेंसिंग स्टाइल इसके अंदर होते हैं। एक होता है APA स्टाइल, जिसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है ना। ये ज़्यादातर सोशल साइंस और बिजनेस रिसर्च के अंदर यूज़ किया जाता है। इसके अंदर हम जो भी ऑथर का लास्ट नेम होगा वो लिखेंगे और जिस ईयर के अंदर वो रिसर्च की गई थी वो लिखेंगे, जैसे कॉटलर और 2021। इस तरीके से हम रेफरेंसिंग करते हैं, ठीक है। इस लास्ट में इस तरीके से लिख देंगे कि कॉटलर P 2021 मार्केटिंग मैनेजमेंट 15th एडिशन, या फिर पियर्सन, ऐसे करके हम लिख देंगे। और दूसरा होता है शिकागो मैनुअल स्टाइल। ये ज़्यादातर हिस्ट्री, बिजनेस और फाइन आर्ट्स के अंदर कॉमन है, ठीक है। इसके अंदर हम नोट्स एंड बिब्लियोग्राफी स्टाइल का किस तरीके से ह्यूमैनिटीज़ में यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से भी उसके अंदर लिखा हुआ होता है बिब्लियोग्राफी एंट्री। तो ये लास्ट में रेफरेंसिंग स्टाइल क्या क्या है आपके, वो सब चीज़ें इसके अंदर दे रखा है। MLA स्टाइल होता है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। ये ज़्यादातर ह्यूमैनिटीज़ के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, बिज़नेस के अंदर इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता। इसका एग्जांपल इस तरीके से दे रखा है। एक होता है हमारा हार्वर्ड रेफरेंसिंग स्टाइल। ये APA जैसा ही होता है और ज़्यादातर UK की यूनिवर्सिटीज़
के लिए ये यूज़ किया जाता है और वहाँ की बिज़नेस रिपोर्ट के अंदर ये ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि इस तरीके से जो लिखा हुआ, अब तीनों का कंपैरिजन टेबल यहाँ दे रखा है, तीनों चारों जो चीज़ें थी उनका कंपैरिजन टेबल आपके यहाँ दे रखा है। और रेफरेंसिंग के बारे में टिप्स क्या दे रखी है, जो रेफरेंसिंग हो वो कंसिस्टेंट हो, यानी कि हम एक ही स्टाइल फॉलो कर रहे हो, ऐसा नहीं हो कभी APA लगा रहे हैं, कभी MLA लगा रहे हैं, कभी कौन सा स्टाइल लगा रहे हैं। तो हम एक कंसिस्टेंट वो जो भी स्टाइल है उसका इस्तेमाल करें, ऐसा ना हो कभी कुछ लगाना है कभी कुछ लगाना है। और इसके अंदर हम क्या लिखें, हमेशा ऑथर का नाम लिखेंगे, साल लिखेंगे और उसका टाइटल लिखेंगे और लास्ट के अंदर जो भी पब्लिशर है उसका नाम लिख देंगे। तो ये चारों चीज़ें हमारी रेफरेंसिंग के अंदर पक्का होनी चाहिए। और इसके अंदर हम ऑनलाइन टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे गूगल स्कॉलर है, ज़ोटैरो है, मेंडली है, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं। अब एथिक्स क्या होते हैं बिज़नेस रिसर्च के अंदर, यानी कि ये होता है हमारे मोरल प्रिंसिपल या फिर रूल, जो हमें रिसर्च करते हैं टाइम जिन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है ताकि हमारी रिसर्च जो है वो ऑनेस्टली की जाए, फेयर तरीके से की जाए, रिस्पेक्टफुल वे में की जाए और हमारी रिसर्च से किसी को नुकसान ना पहुंचे, ना ही किसी इंडिविजुअल को, ना ही किसी ग्रुप को। तो एथिक्स की इंपॉर्टेंस क्यों है रिसर्च के अंदर, ताकि इससे क्या हो, राइट और प्राइवेसी जो है हमारे पार्टिसिपेंट की वो प्रोटेक्ट रहे, यानी कि वो हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अपने बारे में हमें बता रहे हैं, तो ये हमारा हक बनता है, ये हमारा राइट बनता है कि हम उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखें, उनकी मतलब बातों को ज़्यादा, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लीक ना किया जाए। इससे क्या होगा, टू अवॉइड मिसलीडिंग और बायस्ड रिज़ल्ट, यानी कि इससे ये ना हो कि जो हमारे रिज़ल्ट आ रहे हैं वो मिसलीडिंग हो या फिर बायस्ड हो। और इंटीग्रिटी और क्रेडिबिलिटी का ध्यान रखना अपनी रिसर्च का, और इसके अंदर सारे लॉस का ध्यान रखा गया और जितने भी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड हैं उन सबको फॉलो किया गया हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है अब रिसर्च करते टाइम। तो ज़्यादातर एथिकल प्रिंसिपल क्या क्या आते हैं हमारी बिज़नेस रिसर्च के अंदर, सबसे पहले इन्फॉर्म कंसेंट, यानी कि पार्टिसिपेंट से जो भी हम सवाल कर रहे हैं उसको हम पहले फुल्ली इन्फॉर्म करें अपनी रिसर्च के बारे में, उसको पर्पस बता दें, मेथड बता दें, रिस्क बताते हैं, उसके राइट बता दें। आप उस सामने वाले इंसान को उसका इंटरव्यू वगैरह जो भी आप कर रहे हैं वो सब चीज़ें करने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन दें। और पार्टिसिपेंट जो हैं वो जो कर रहे हैं वो खुद वॉलंटरी कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि आप उनसे ज़बरदस्ती करा रहे हैं और वो जब चाहें उस चीज़ को छोड़कर जाना चाहें तो वो जा सकते हैं। एग्ज़ाम्पल क्या दे रखा है कि आप सर्वे करने से पहले तो आप पार्टिसिपेंट को बता दें कि सर्वे किस बारे में है, और अगर आप पार्ट लेना चाहते हैं तो लें और अगर आप नहीं लेना चाहते तो ना लें। तो मतलब पहले उनकी कंसेंट लें, फिर उसके बाद जो है अपना प्रोसेस को स्टार्ट करें, अपनी रिसर्च को स्टार्ट करें। कॉन्फिडेंशियली एंड अनोनिमिटी होनी चाहिए, यानी कि जो भी पार्टिसिपेंट अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे उसको प्राइवेट रखा जाए, उनके डेटा को इस तरीके से यूज़ किया जाए कि किसी भी इंडिविजुअल को रिसर्च के टाइम आइडेंटिफाई ना किया जा सके। हर चीज़ इंसान की इन्फॉर्मेशन को छुपा कर रखना चाहिए। एग्जाम्पल का क्या है, पार्टिसिपेंट का जैसे कभी भी नाम ना लिखें, उसकी जगह उनका कोड इस्तेमाल कर लें, ठीक है ना। पार्टिसिपेंट का कभी भी नाम ना लिखें और जो है पार्टिसिपेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे। रिसर्च जो है वो किसी भी पार्टिसिपेंट को फिज़िकल, इमोशनल या फिर फाइनेंशियल हार्म हमारी वजह से ना पहुंचे, जैसे कि उनसे कोई भी सेंसिटिव या फिर ऑफेंसिव क्वेश्चन ना पूछना जो कि वो हैंडल्ड ना कर पाएँ केयरफुली, ठीक है। तो हमारी वजह से किसी भी पार्टिसिपेंट को नुकसान ना पहुँचे और ऑनेस्टी हो, इंटीग्रिटी हो, कुछ भी हम डेटा को मैनिपुलेट करके ना लिखें या फिर फैब्रिकेट करके झूठी चीज़ें ना लिखें जो सामने वालों ने बताई भी नहीं है। हम जो भी ट्रू फाइंडिंग्स हैं वो लिखें, झूठी चीज़ें बिल्कुल ऐड ना करें। इवन इफ़ द रिज़ल्ट आर नेगेटिव, चाहे भले से नेगेटिव रिज़ल्ट आ रहे हों जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा, तब भी हमें झूठ नहीं लिखना है अपनी रिपोर्ट के अंदर। और बाइस को अवॉइड करें, ऑब्जेक्टिव रहें, किसी भी एक तरफा चीज़ का ध्यान ना रखें, हमेशा अनबायसनेस करें, किसी भी एक चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा ना दें और या फिर किसी के भी पर्सनल ओपिनियन या फिर कंपनी के इंटरेस्ट को अपने रिज़ल्ट के बीच में लाने ना दें कि वो आपके किसी का भी पर्सनल इंटरेस्ट आपके रिज़ल्ट को अफेक्ट करे। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो भी हमारे रिसर्च मेथड होने चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो सबको पता हो, उसके फंडिंग रिसोर्स क्या हैं और जो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं, सब चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो ट्रांसपेरेंट हो, कुछ भी बातें छुपी ना हो। प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए, यानी कि जिन जिन रिसर्चर ने हमारा साथ दिया है उन सब लोगों को क्रेडिट देना चाहिए। और प्लेगैरिज्म को अवॉइड करना चाहिए, यानी कि जो दूसरों की चीज़ें कॉपी कर कर ज़्यादा नहीं लिखनी चाहिए, मोस्टली अपना ही ट्राई करना चाहिए। और अगर कॉपी करना है तो उसके बदले में हमें क्या करना है, रेफरेंसिंग देनी है,
ठीक है ना। और रिस्पॉन्सिबल पब्लिकेशन, यानी कि जो पब्लिश हैं वो पब्लिश करें अपनी रिपोर्ट को एक ट्रुथफुल वे में करें। जो सेम रिसर्च हैं उनको बार बार मतलब अपलोड ना करें अपनी, अब वो पब्लिश ना करें जो ऑलरेडी लोगों ने कर रखी हैं। आप भी बस वही आपने वही सेम चीज़ अपलोड अब वो पब्लिश कर दी, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। तो एग्ज़ाम्पल क्या आ गया हमारे जो रिसर्च के अंदर एथिकल बिहेवियर किए जाते हैं। सबसे पहले डेटा फैब्रिकेट कर देते हैं कुछ लोग, यानी कि जो झूठी चीज़ें होते हैं अपने डेटा के अंदर वो लिख दें ताकि हमारा रिज़ल्ट अच्छा दिखे। प्लेगैरिज्म कर देंगे, दूसरे के काम को कॉपी कर देंगे और उनको सिटेशन भी नहीं देंगे, यानी उनके बारे में लिखेंगे भी नहीं, और सामने वाले की कंसेंट लिए बगैर उनकी इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे, या फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को छुपा लेंगे। ठीक है, जो इतने भी डिस्क्लोजिंग ना करें, मतलब सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करते, फंडिंग्स कहाँ से आ रहे हैं या फिर बायस सोर्स हैं जो हैं हमारे, और रिज़ल्ट जो आ रहा है उसका मिसयूज़ करेंगे, यानी कि जो रिज़ल्ट आ रहा है उसको ताकि कंपनी अच्छी दिखे उस चीज़ को चेंज कर देना, मैनिपुलेट कर देना। तो कंक्लूजन क्या निकला, एथिकल रिसर्च ट्रस्ट, ऑनेस्टी एंड फेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो रिसर्चर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों को भी प्रोटेक्ट करे और जो चीज़ रिपोर्ट कर रहा है वो ट्रुथफुली रिपोर्ट करे, कुछ भी झूठ उसके अंदर ना हो, ताकि जो हमारे समाज में पॉजिटिविटी फैले इससे। ठीक है ना, जो नॉलेज है वो पॉजिटिवली फैले, नेगेटिविटी ना फैले। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। अब होता है आपका बिजनेस रिसर्च मेथडोलॉजी का 5 यूनिट ख़त्म। मैं मिलता हूँ आपसे, अब तो लगता है ये आपका आखिरी ही एग्ज़ाम है, अगले ही सेमेस्टर आप लोगों से मुलाकात हो पाएगी। बट कोई नहीं, आपको जो भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए हो फील फ्री टू कमेंट या फिर फील फ्री टू मैसेज मी ऑन टेलीग्राम। जिस भी सब्जेक्ट की आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता दो, मैं बना दूंगा। और बस आपका काम क्या है, अगर नोट्स चाहिए तो वो तो आप परचेज़ कर लो, और अगर आपको क्या करना है, काम मेरे करवाने हैं 2000 सब्सक्राइबर, बस ये काम करवा दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपके लिए इतनी लेट तक वीडियो बनाता हूँ तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। तो मिलते हैं आप कल नई वीडियो के साथ। गुड बाय।